गुड आफ्टरनून ऑल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, किसी स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर कंसीडर करते हैं एक्स वाई, जो लाइंग विच इज़ लाइंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर। लाइंग इन प्लेन ऑफ पेपर का मतलब जैसे ये पेन इस वक्त आपका कॉपी पे पड़ा हुआ है ना, तो ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, और आपका हमने कोई पॉइंट पी मान लिया, जो पॉइंट पी है वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक क्या ले लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया एक्स वाई। ठीक है, और पी जो है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेट सी बी द सेंटर। सी जो है वो इस करंट कैरिंग वायर का क्या है, सेंटर है। और आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई के लिए। ठीक है, अब मुझे ये जो वायर है मैं मान लेती हूँ कि ये छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिल के बनी हुई है पूरी वायर की। इसमें बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं करंट एलिमेंट को एरो की तरह। ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने मान ली कितनी थी, डीएल वेक्टर। ठीक है, और ये जो करंट एलिमेंट है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट को मैं ओ मान लेती हूँ। यहाँ से जो पी का डिस्टेंस है उसको मान लिया, वो किससे रिप्रेजेंट किया हमने, बाय द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, और ये जो सी से पी तक का डिस्टेंस है सी पी, इसको मैं मान लेती हूँ डैट इज़ इक्वल टू स्मॉल ए, कि ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के कारण। हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, इसका मतलब हम किसका यूज़ करेंगे, वाइट-सेवर्स लॉ का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वाइट-सेवर्स लॉ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, एट पॉइंट पी, ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल, वो कितना होगा, फार्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा वो कितना होता है। हम एसआई, ज़्यादातर हम एसआई यूनिट वाला यूज़ करते हैं। डी वी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। इसको आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं और आप बोल सकते हैं, रहने दो, और डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, ये तो आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ सी, आप यहाँ डायग्राम में देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और क्योंकि सी से पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो आपका है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें, मैंने पहले ही वाइट-सेवर्स लॉ जब हमने किया था तो हमें पता है आर और डी एल के बीच का जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, जो करंट एलिमेंट किसके साथ बनाता है, पी के पोजीशन वेक्टर के साथ। और अगर मैं इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको फाई मान लूँ, ठीक है, तो आपको पता है, आप ये चीज़ जानते हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कि जो आपका ट्रायंगल है उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 180 के इक्वल होता है। तो ये जो अकेला एंगल है ये 90 का है, तो कितना बच गया वापस, बाकी बचा 90। तो 90 किस में डिवाइड हो गया, इन दोनों में, यानी इसका मतलब थीटा प्लस फाई कितना होना चाहिए, 90। तभी आपका 90 प्लस 90 कितना बनेगा, 180। तो ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ सी, आपका थीटा प्लस फाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा देखें तो थीटा क्या आ गया, 90 माइनस फाई। ठीक है, तो देयरफॉर साइन थीटा, जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव। अब साइन 90 माइनस फाइव का मतलब आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए हुए हैं, तो पहला क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, 0 to 90 डिग्री। इसका मतलब आपका एंगल 90 माइनस थीटा है, यानी वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहली बात ये, तो इसका मतलब जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूसरी बात क्या, कि आपका क्या है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तो आपका चेंज हो जाता है, साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन का क्या बन जाएगा, कोस, और साथ में फाई, और क्योंकि ऑल पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब अगर आप
इसको ये जो ये वाली इक्वेशन थी इसको हमने 1 दे के रखा है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको 2 दे दें, ठीक है। जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, कोस फाई के। ऑल्सो इसी ट्राइंगल से हम देखें तो आपका जो कोस फाई है, कोस फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फाई एंगल कहाँ बन रहा है, इधर, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस, ये हो गया बेस, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन हुआ है, ये लंबी साइड, क्योंकि ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए अपॉन आर। तो दिस थिंग इम्प्लाइज, यहाँ से देखें तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोस फाई। ये मिल गई आपको आर की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 दे दो। इसी तरह हम एल की निकालेंगे, ऑल्सो एल। अब जो आपका एल है ये मैंने मान लिया ये आपका डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से सी ओ, जो सी से ओ तक का डिस्टेंस है, यानी वायर के सेंटर से एलिमेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मानेंगे, एल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस एल है यानी ये चीज़, ये जो सी ओ है, ओ सी, ये किसके इक्वल है, एल के। तो अब अगर मुझे एल निकालना है तो मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए जिसमें क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है, और साथ में किसकी टर्म में निकाल रही हूँ मैं, आपके ए की टर्म में, क्योंकि आर भी ए की टर्म में निकाला ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेंजेंट में, ठीक है। तो टेंजेंट फाई इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज एल इक्वल टू क्या आ गया, ए टेन फाई। पर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एल नहीं है, हमारे पास डी एल है, डी एल मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ एल, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो आपका डी एल इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और टेंजेंट की होती है सीकेंट स्क्वायर, सीधा फार्मूला होता है, टेंजेंट फाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर फाई और साथ में डी फाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका चौथी इक्वेशन। तो आपके जो सेकंड है जिसमें साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन आपको आर की वैल्यू दे रही है और फोर्थ इक्वेशन आपको डी एल की वैल्यू दे रही है। इन सब की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, डी एल की जगह ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, आगे क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कोस फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, ए अपॉन कोस फाई, तो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब कुछ कैंसिल होता है तो देख लो, तो यहाँ से अगर हम देखें आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, चलो यहाँ से एक ए काट लो, अभी ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये कोस स्क्वायर फाई है ना, इसको उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई, कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, आई अपॉन ए, क्योंकि एक ए कैंसिल हो चुका है, ठीक है, और नीचे साथ में क्या रहेगा, सेकेंड स्क्वायर फाई, और ऊपर क्या क्या रहेगा, सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई और साथ में कोस फाई, ठीक है। और नीचे जो आपका ये ए, ये वाला कोस स्क्वायर फाई था, ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड है, पर मुझे किसके कारण निकालना है, पूरी वायर के कारण, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर जितना पूरा आपका वायर बना देंगे, तो इनका जो छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सारा मिलके इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। और ये जो डी बी होता है ये इसकी डायरेक्शन देते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल, किससे, राइट हैंड थंब रूल से,
तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर मैं वायर को, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन जो है इसमें करंट मैंने मान लिया नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, राइट हैंड की थंब को यानी राइट को इस तरह से करूँ, ठीक है, इसके बीच में मैं वायर को पकड़ लूँ। जैसे ये जो पेन है इसको मान लो ये वायर है और करंट कहाँ से कहाँ को जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो आपका थंब, जो मेरा थंब है, ये भी कहाँ को डायरेक्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ को, है ना। अगर ऊपर से नीचे होता तब तो ऐसे होना था। तो अगर वो तो उस वक्त जो आपकी ये जो फिंगर्स हैं, मेरी जो ये फिंगर्स हैं, ये कैसे कर्ल हुई हैं, देखो क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम ऑब्जर्व करोगे ये कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो भी कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये आपका कंडक्टर है ना, तो इसके अराउंड सर्कुलर लाइंस बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी सर्कल में, ठीक है। और ये जो सर्कुलर लाइंस आपकी बन रही हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी, इस तरह से इनका एरो ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में कब, जब आपका करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को। अगर आपका ऊपर से नीचे जाता तो क्लॉकवाइज होनी थी, ठीक है। तो डीवी की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब आपकी जो बी है, अब टोटल बी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है पी पे, इसके कारण, वायर के कारण, वो कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट। अब हमने लिमिट लगानी है। लिमिट मैंने पहले ही बोला है, हमेशा उसकी लगती है जिसके साथ डी लगा होता है, जो चेंज कर रहा है। यहाँ पे किसके साथ लगा है, फाई, यानी एंगल के साथ। अब मैं क्या करती हूँ, एक्स को भी पी से जोड़ देती हूँ और वाई को भी पी से जोड़ देती हूँ, ठीक है। ये जो एक्स पी के साथ एंगल बना रहा है, इसको मैं फाई 1 मानती हूँ, और जो एक्स पी के साथ, वाई पी के साथ बना रहा है, इसको फाई 2। तो आपका जो फाई है वो कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, फाई 1 से लेके फाई 2 तक। ये टोटल एंगल बना ना, कहाँ से कहाँ, फाई 1 से फाई 2। तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगी, फाई 1 से फाई 2। एक चीज़ और, ये जो ओ है, जो हमने सेंटर माना है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये नेगेटिव है और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो आपका जो नीचे वाला एंगल है ये नेगेटिव होगा और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो आपका बी इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2, और साथ में क्या आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई, ठीक है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। आई अपॉन ए भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट होता है। ए भी आपका एक बार जो डिस्टेंस ले लिया वो फिक्स है, तो अंदर चेंज क्या करेगा, सिर्फ कोस फाई डी फाई। अब कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस साइन, साइन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस, तो क्या होती है, साइन। तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कोस की जगह साइन फाई, इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स लगा दी माइनस फाई 1 से फाई 2। अब लिमिट्स अप्लाई कर दो, बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, पहले अपर लिमिट साइन फाई की जगह फाई 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 1, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें +1 में कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है ओड और एक होता है इवन, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोटेंजेंट, है ना, ये या तो ओड होते हैं या तो इवन, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शन है जो इवन है, वो कौन है, कोस, और उसका उल्टा सीकेंट। ये दोनों इवन है, बाकी सब क्या हैं, ओड फंक्शंस। ओड और इवन का क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है कि जैसे अगर साइन माइनस थीटा है तो ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा के। पर अगर इवन फंक्शन है जैसे कोस है, ठीक, तो कोस माइनस थीटा अगर है तो माइनस गायब हो जाता है, वो पॉजिटिव कोस थीटा के बराबर बन जाता है। तो हमारे पास तो साइन है, तो साइन माइनस फाई 1 का मतलब माइनस साइन फाई 1, माइनस एक ये बाहर आएगा, एक पहले से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस
साइन फाई वन। ठीक है, तो ये आपका एंड एक्सप्रेशन बना। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो स्पेशल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर आपका केसेस आ गए, जैसे फर्स्ट आ गया इफ़ फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये कब होगा? अगर आपका कंडक्टर जो है एक्स वाई वो इनफाइनाइट लेंथ का हो। ठीक है, उसकी लेंथ कैसी हो? इनफाइनाइट। एंड सेकंड जो पॉइंट पी है वो उसके सेंटर के नज़दीक हो। ठीक है, तो उस केस में फाई वन और फाई टू किसके इक्वल होते हैं? 90 के। तो अगर फॉर्मूले में पुट कर दो तो वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90, साइन फाई वन था ना तो साइन 90 प्लस साइन फाई टू था तो साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा? 2। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2। ये 1 है ना और ये भी 1 है, 1 + 1 2, 2 से 2 सा 4, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो उस केस में ये होगा कब? अगर आपका कंडक्टर क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी कहाँ है? सेंटर के नज़दीक। तब आपके एंगल्स दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। इसी तरह अगर आपका कंडक्टर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है और जो पॉइंट पी है वो सेंटर के नज़दीक ना होके या तो एक्स के नज़दीक है या वाई के। ठीक है, जो ये पॉइंट पी था ये यहाँ पे ना होके या तो इधर कहीं ऊपर है या इधर कहीं नीचे है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होता है? अगर वो y के नज़दीक है तो उससे उल्टा वाला एंगल 90 हो जाता है। y के साथ कौन सा एंगल था? फाई टू। y के साथ कौन सा एंगल था? फाई टू। तो फाई टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसी लाइन में आ जाएगा और फाई वन क्या हो जाएगा? 90। और अगर वो x के नज़दीक है, ठीक है, तो फाई वन 0 हो जाएगा क्योंकि वो उसी की लाइन में आ जाएगा और फाई टू क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं मान लूँ कि इफ़ p लाइज नियर y, अगर y के नज़दीक है तो आपका फाई वन इक्वल टू 90 हो जाएगा और फाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो तो सीधे वैसे ही रहेगा आई अपॉन ए। ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 0। ठीक है, फाई वन की जगह 90 और फाई टू की जगह 0, तो आपका बी साइन 90 1 बन गया प्लस 0, साइन 0 0 था, 1 + 0 क्या हो गया? 1। तो ये उतना ही रहा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। तो उस केस में इतनी वैल्यू आ गई। तो ये आपके आज के 2 आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, इनको तुमने अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। और समझ नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला है, तो जब हमारी क्लासेस लगेंगी उस ड्यूरिंग में तुम्हें समझा दूँगी। ठीक है, फिर ओके, बाय बाय।